हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। कल का गैप हो गया है क्योंकि मेरे को दूसरे काम भी बहुत है। अब बेफिक्र ही आपका सिलेबस बराबर कवर करके देने वाला हूँ मैं, क्योंकि बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम लेक्चर डालकर आपका जो थोड़ा सा हो रहा है ना कवर अप कर दूँगा। थोड़ा सा ज़रा CET के कुछ रह गए थोड़ा सा, और उनका वो होने के बाद फिर अपना कुछ नहीं रहेगा, फिर अपना ही अपना रहेगा, बस सिर्फ बॉडी बोर्ड है, बस थोड़े दिन की और बात है बस। तो देखता हूँ जैसा मेरे को टाइम मिलेगा, मैं कभी कभी दो लेक्चर अपलोड करता हूँ, तो आपका जो है ना ये जो जा रहा है बीच में जब ये कवर हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे, फिर सिर्फ हमारे लेक्चर रहेंगे मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है ना। अब बेफिक्र रहिए, सिर्फ आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस, और अपने दोस्तों को बताते चलिए चैनल के बारे में और इसको बढ़ाते जाइए चलिए। तो हम अपना जितना बड़ा ये ग्रुप बनेगा, जितने सारे बच्चे से ज्वाइन होंगे, उतना सभी को बेनिफिट होगा। आप बेफिक्र रहिए ना, मैं पहले बता रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल मैं बराबर करता सिलेबस, ठीक है ना। और आपको भी पार्ट 1 ले रहे हैं, मतलब इसमें पूरा नोट्स कवर हो जाना चाहिए, ऐसा रहता है पार्ट 1। सेकंड में क्या होता है, फिजिकल के अलावा बाकी कोई ज़्यादा नहीं होता है सेकंड इसमें। अब ज़रा देखिए ज़रा, तो बाद में कुछ बच्चों का ऐसे मैसेज है कि सर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले कवर कीजिए, ऐसे 1-2 बच्चे के मैसेज आए थे मेरे पास बीच में। कुछ बच्चे ऐसे बोले सर आप पहले ऑर्गेनिक कवर कर लीजिए, ये तो बहुत जगह पढ़ रहे हैं, शायद आप कहीं बच्चे इधर उधर ही पढ़ रहे हैं, मुझे मालूम है सब बहुत सारे चैनल आप रेफ़र करते हैं। तो वो लोगों ने क्या किया, पहले से स्टार्ट किया कई लोगों ने, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। तो फिर इसके लिए क्या किया था मैंने, क्योंकि बच्चों का ही डिमांड थी वैसे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, इसके बाद देखेंगे अपने चैप्टर का, इसको मैं जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपना क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन, क्या करना है, क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आज ये पूरा कवर करूँगा इतना ही आज के लेक्चर में, ठीक है। मतलब एक बीट पूरा एक अच्छा हो जाए तो उसको आप अच्छे से नोट्स और सब तैयार है, आप सिर्फ लिख कर अपने नोट्स तैयार करिए, आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। रजिस्टर फिर भी तैयार रखिए, हो सकता है लिखने की कोशिश करो, नहीं तो फिर अभी थ्योरेटिकल है तो क्या करो, बाद में लिख लीजिए, चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आपको करना है सिर्फ आपको समझ आना चाहिए। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब देखो इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं 4 टाइप्स में। एक है आयोनिक क्रिस्टल्स फर्स्ट, सेकंड कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स, थर्ड है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, फोर्थ है मेटेलिक क्रिस्टल। आज ये चारों इतना ही कवर करना है, काफ़ी बड़ा है, ये भी दिख रहा है ऐसा छोटा सा। अब देखो आयोनिक क्रिस्टल, अभी समझ आ रहा है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक, आयोनिक मतलब आयन से बने होते हैं, इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स, देखो तो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स आर कैटायंस एंड अनाइंस। दिख रहा है आपको यहाँ पे, कैटायंस एंड अनाइंस, मतलब उसको हम चार्ज्ड आयंस बोल सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहते हैं। 2 सोडियम क्लोराइड, तो Na सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे 2 रहेंगे। तो इसके उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स आपको ये याद रखना है, कैटायंस एंड अनाइंस 2 बने होंगे, जैसे हमने लिया NaCl लिया। इसमें एग्जांपल डाल देखो मैंने, NaCl, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे रहते हैं। तो अभी Na पर देखो प्लस चार्ज, क्लोरीन पे माइनस चार्ज, पोटेशियम पे प्लस चार्ज, सल्फेट पर माइनस चार्ज रहेगा, ऐसा दिख रहा है भी आपको, ऐसा रहते चार्जेस रहेंगे। कैल्शियम पे प्लस चार्ज, फ्लोराइड पे माइनस चार्ज, पोटेशियम पे प्लस चार्ज, क्लोराइड पे माइनस चार्ज, ऐसा रहता है। इसका बना होता है, ये आयोनिक क्रिस्टल होते हैं, आयन से बना होता है मतलब, ठीक है ना। और जो पार्टिकल्स जो रहेंगे, जो पार्टिकल्स पता भी, हम ये पार्टिकल तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना। एटम, आयन और मॉलिक्यूल को हम पार्टिकल्स बोले हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है बिटवीन ऑपोजिट चार्ज। मतलब जैसे NaCl, तो Na और Cl के बीच में क्या रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन का, मतलब ये Na है और ये Cl है, तो इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, ये थोड़ा याद रखिए। उसके फिर आयोनिक क्रिस्टल्स आर हेल्ड आर हार्ड एंड ब्रिटिल, हार्ड एंड ब्रिटिल होते हैं ये सारे। NaCl हार्ड भी रहेगा, ब्रिटिल का मतलब होता है उसको अगर हम ऐसे हैमरिंग करेंगे, उसे हथौड़े से मारेंगे तो वो पीसेस में कट हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रिटिल। याद रखना, कहीं बच्चों को ब्रिटिल का मीनिंग मालूम नहीं। ग्लास ब्रिटिल में आ जाएगा, ग्लास को आपसे हथौड़ा मारेंगे तो टूट जाएगा, तो ब्रिटिल। हार्ड तो जानते हैं सब, तो हार्ड एंड ब्रिटिल होते हैं, ठीक है ना। पॉइंट्स याद होने चाहिए हमको। फिर देखो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, कितना होगा, 600 डिग्री सेल्सियस टू 3000 डिग्री सेल्सियस। देखो 300 डिग्री सेल्सियस के इसके बीच रहता है। तो इसके ये जो ना चारों के ना जो क्रिस्टल सॉलिड्स हैं, इन चारों की टेबल बनी हुई है शॉर्ट में, ये मैं डिटेल ले रहा हूँ, अब मैं टेबल नहीं बनाऊँ क्योंकि वो टेबल और इसमें एक ही, तो इसमें जब मैं डिटेल ले रहा हूँ, टेबल शॉर्ट में आप देख सकते हैं, वो MCQ उसमें काम आ जाएगी टेबल आपकी। तो आप देखिए 1.1 लिखा है वहाँ पे, ठीक है ना, उस पर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर हो गया आपका, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, NaCl जो होता है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।
कब? सॉलिड स्टेट में। लेकिन जैसे ही उसको हम डिजोल्व कर देते हैं वाटर में या फिर उसको मेल्ट कर देते हैं, मेल्ट भी कर दिया तो चलेगा, मेल्ट कर दिया तो लिक्विड रहेगा, तो उसके आयंस के अंदर फ्री होंगे। तो अब याद रखना इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट करने के दो ही पॉसिबिलिटी रहती है, एक रहेगा आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, दूसरा होता है नंबर ऑफ फ्री आयंस। फ्री आयंस कब होगा? NaCl, जिसको मेल्ट किया तो फ्री आयंस मिलेंगे, या फिर उसको एक्वियस सॉल्यूशन डिजोल्व करेंगे तब आपको मिलेगा फ्री आयंस। बात समझ आ रही है क्या आपको? तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि क्या होना चाहिए? आयंस ये होना चाहिए, मूव करना चाहिए। तो दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट नॉन कंडक्टर रहेंगे, लेकिन हाउ एवर दे आर गुड कंडक्टर्स व्हेन मेल्टेड और डिजोल्व इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे जीते रहेंगे ना, आयोनिक सॉलिड सारे आयोनिक क्रिस्टल्स में आ जाएंगे। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सब इतना नोट डाउन कर लिए, बहुत बढ़िया नोट्स बन गए, मालूम है क्या आपको? इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, इतना नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं सेकेंड, कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स। डायमंड एग्जांपल आपने सुना होगा, डायमंड। तो डायमंड में कोवैलेंट नेटवर्क क्या होता है? उसको क्रिस्टल बोल सकते हैं आप, या कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड बोल देते हैं। क्रिस्टल नहीं बोलता, सॉलिड भी चल जाता है। मतलब कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल बोलो या फिर कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। अब देखो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो सबसे पहले देखना है कि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है इसके अंदर। ठीक है, जैसे अब हमने आयोनिक में आयंस, कैटाइन और अनाइंस देखा, फिर उसके पीछे कौन सा फोर्स हो वो याद रखना है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ठीक है, वो कैसे कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर, बस यही पॉइंट्स मेन है, 4 पॉइंट 5 पॉइंट, ठीक है ना। तो अब देखिए दैट, अब यहाँ पे देखो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स आर, इसके अंदर रहते हैं एटम्स, ये याद रखना चाहिए। MCQs में आते हैं क्वेश्चन अभी ऐसे कि वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है कोवैलेंट के, तो एटम्स याद रखना है। उसके बाद फिर द एटम्स ऑफ दीज क्रिस्टल्स आर लिंक्ड बाय कंटिन्यूस सिस्टम, ऐसे कंटिन्यूस होगा, ऐसे कार्बन कार्बन ऐसा नहीं होगा, टेट्राहेड्रल में रहते कार्बन, मतलब ये कार्बन ऐसा है तो ये ऐसा, ये कार्बन ऐसे कार्बन, फिर ये कार्बन कार्बन टेट्राहेड्रल रहेंगे, ऐसे लिंक्ड होते जाएंगे इस टाइप से, ये ऐसे ऐसे लिंक्ड होते जाएंगे इस टाइप से, ठीक है ना। आ रहे बात समझ आपको? तो ऐसे करते करते एक जाइंट अब नेटवर्क बना लेगा बहुत बड़ा। द एटम्स इन दीज क्रिस्टल्स आर लिंक्ड बाय continuous system of covalent bonds and the result in rigid 3-dimensional network that forms a giant molecule, ऐसा बनता है बहुत बड़ा, ठीक है ना। एंड द एंटायर क्रिस्टल इज अ सिंगल मॉलिक्यूल। डायमंड देखो एक सिंगल ही रहेगा, मॉलिक्यूल रहेगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड है इसके अंदर, ठीक है ना, क्लियर हुआ। उसके देखो दीज क्रिस्टल्स हैव हाई, सॉरी ये रहेगा कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स आर वेरी हार्ड रहेगा। अब बता, डायमंड जो होता है वो अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, याद रखना है। अर्थ से पूछा ना, नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड, उसलिए डायमंड देखो हम ग्लास को कट करने में यूज़ करते हैं, और जो बोरिंग होती है नीचे, बोर के नीचे वहाँ भी लगा होता है, बोरिंग में ड्रिलिंग मशीन रहती है ना ऐसे बहुत बड़ी बोर में, उसके नीचे लगा होता है, तो ये वहाँ आता है, क्योंकि नेचर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये ध्यान रखना आपको। अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बोला नेचुरली, तो डायमंड ही आएगा। तो कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स आर वेरी हार्ड एंड इनकम्प्रेसिबल, क्लियर है बिल्कुल, टू द पॉइंट में लिखे हैं सारे अच्छी तरह से। दीज क्रिस्टल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग बॉइलिंग कैसे कितना रहेगा देखो, 1200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। डायमंड का 3900 समथिंग कुछ होता है, ठीक है ना, ये आ जाएगा उसके अंदर। फिर है दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो पुअर मतलब करता ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड बैड कंडक्टर बोलते हैं, डायमंड पुअर लिखता है तो कोई कोई बाई चांस एक्सेप्शन रहता है उसके लिखना पड़ता है ऐसा पुअर कंडक्टर, ऐसे बैड कंडक्टर बोलते हैं तो चल जाता। पुअर कंडक्टर को आप बैड कंडक्टर बोला तो कोई गलत नहीं होगा, वो इट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऐसा बोला चलेगा, ठीक है। उसके एग्जांपल डायमंड, हम बहुत देर से ये डिस्कस, डायमंड क्वार्ट्स, क्वार्ट्स में सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका इसको बोलते हैं क्वार्ट्स, ठीक है ना। फिर बोरॉन नाइट्राइड, फिर आएगा आपका कार्बोरुंडम, ये कार्बोरेट हमने बनाया हुआ है, कार्बोरुंडम, बोरॉन नाइट्राइड, ये सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड है, ठीक है ना। और कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स है, ये देख लीजिए बिल्कुल हर एक टर्म्स। तो अभी आपको इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल क्लियर चाहिए। अब आप वो टेबल देखेंगे, नीचे टेबल दिया, आप टेक्स्ट में टेबल नहीं बना क्योंकि ये वही पॉइंट्स सारे, तो डबल कैलकुलेटर टेबल आपके लिए अच्छा है, शॉर्टकट रिविजन के लिए। पूरा पहले डिटेल स्टडी कर लो, बाद में शॉर्ट में कर लो। तो पहले आपको याद रखना है कि उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या, ये याद रखना है। उसके बाद फिर आपको याद रखना है कि उसमें कैसे लिंक है, किसके थ्रू है, इस तरह इसमें कोवैलेंट बॉन्ड रहता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो डायमंड में तो कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड रहेंगे। उसके बाद फिर कोवैलेंट नेटवर्क में कैसा कैसा हार्ड है, कैसा वो बताना है,
सॉफ्ट है, हार्ड है, जो भी एक पॉइंट इसमें आ गया। फिर एक क्रिस्टल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो है हाई आएगा। उसके बाद फिर वो ऐसा गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर, जो भी है वो ऐसा। तो ये पॉइंट्स माइंड में सेट कर लीजिए, फिर उस हिसाब से आपको एक्सप्लेनेशन आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, अब देखते हैं थर्ड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। मतलब इसमें क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मॉलिक्यूल जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, मीथेन, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल लिखे हुए, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम सॉलिड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स बोलेंगे इसको। और क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक जो रहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलेंगे। देख लीजिए, द सब्सटेंस सच एज क्लोरीन, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ऑन सॉलिडिफिकेशन, उसको सॉलिड कर दिया, गिव मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। और एक याद रखना है, क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑल्सो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्रिस्टल फॉर्म है वो भी आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जाएगा, ठीक है ना। अब एक तो मुझे ऑर्गेनिक में मीथेन दिख ही रहा है, बराबर है कि नहीं। देखो, द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अब उनके हम कैरेक्टर्स देखते हैं। तो पहला हम क्या देखते हैं, उसके अंदर कौन से कांस्टेंट पार्टिकल से बना है, तो पहले कांस्टेंट पार्टिकल्स देखना है। फिर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, कम है, ज़्यादा है, फिर उसमें वो सॉलिड है, मतलब कि गुड कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, ये सब पॉइंट्स हमको देखने हैं। सभी का वही है, सिर्फ आपको याद रखना है। इसमें कांस्टेंट पार्टिकल देखो, तो कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर। आयोनिक अगर हम देखते हैं, आयोनिक क्रिस्टल्स में आयन्स थे, मतलब कैटायन अनाइन। उसके बाद कोवैलेंट में क्या था, कोवैलेंट में हमने एटम्स लिए हुए। अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ थोड़ा सा बड़ा है जरा। द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें तीन हम लेने वाले हैं यहाँ पर। वीक डाइपोल, एक तो ये हमने लिखा है वीक डाइपोल इंट्रैक्शन, दूसरा जो रहेगा वेरी वीक डिस्पर्शन या फिर लंडन फोर्स, और तीसरा जो रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीन फोर्स देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कि अभी इसके अंदर तीन फोर्स है, तो एक एक बता चलता हूं आपको। पहला लिखा मैंने वीक डाइपोल इंट्रैक्शन। तो इससे पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि प्लस माइनस है, तो ये प्लस माइनस, ये प्लस है, तो दोनों की जो अट्रैक्शन रहेगा उसको लेंगे डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल उल्टा करना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस ऐसा रहेगा। मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ऐसा हो रहा है, ऐसा प्लस माइनस का अट्रैक्शन। तो इसको हम क्या लेंगे, डाइपोल अट्रैक्शन। ये पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है, ठीक है ना, जैसे HCl, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, इनमें रहता है ये। तो और इसमें परमानेंट डाइपोल होता है, इसलिए वीक लिखा है, वीक डाइपोल इंट्रैक्शन इन पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज सॉलिड HCl, सॉलिड लिखा है, ध्यान देना, सॉलिड HCl, H2O, SO2 विच पोजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको वीडियो को बार बार देखा करो, मैं फिर से बोलता हूँ, बार बार देखा करो, सुन लिया करो, नोट्स बना लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कर लीजिए इतना नोट डाउन। ओके, अभी जो दूसरा जो फोर्स होगा वो है वेरी वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्स। पहला जो हमने जो पढ़ा है वो क्या था, वीक डाइपोल, ठीक है ना, इंट्रैक्शन था। अब सेकंड जो है वेरी वीक डिस्पर्शन ऑफ लंडन फोर्सेस है। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, वो तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा लेकिन नॉन पोलर, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन लिया है, ठीक है ना, तो इसके बीच में ही रहता है। और ये मोनोएटॉमिक फोर्स, जैसे कि मोनोएटॉमिक सॉलिड्स में हो सकता है, जैसे हमने बोला कि आर्गॉन, नियॉन, ठीक है ना, वो नोबल गैसेस है ना सारे, वो आएंगे सारे मोनोएटॉमिक, उसके बीच में होता है ये फोर्स, ठीक है, डिस्पर्शन फोर्स। और ये साइंटिस्ट के नाम पे लंडन फोर्स। तो क्या होता है, जो जैसे मान लो अभी ये मोनोएटॉमिक, ये घूमता थोड़ी देर के लिए इसमें चार्ज क्रिएट हो जाता है, घूमने, उसके कारण दूसरा चार्ज क्रिएट, दूसरे में चार्ज होता है क्रिएट, तो ये घूमने के कारण तो थोड़ी देर के लिए आ जाता है चार्ज। उसको लंदन साइंटिस्ट ने किया हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा लंदन फोर्सेस, या फिर क्या कहते हैं वेरी वीक डिस्पर्शन फोर्स, डिस्पर्स घूमने के कारण, डिस्पर्स होने के कारण आया है फोर्स, ठीक है। थोड़ा सा आपको वहाँ से आइडिया दे रहा हूँ मैं। तो अब देख लो, वेरी वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच एज सॉलिड, मीथेन, हाइड्रोजन दिया हुआ है। एंड दीज फोर्सेस आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मोनोएटॉमिक सॉलिड्स लाइक आर्गॉन, नियॉन, मोनोएटॉमिक उसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। ज़्यादातर ये नोबल गैसेस में ही ज़्यादा होता है। फिर थर्ड जो फोर्स है वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सॉलिड फॉर्म में हो, जैसे कि हमने लिया आइस क्यूब, तो आइस क्यूब में हाइड्रोजन बॉन्ड कारण आइस क्यूब एक दूसरे में चिपक जाता है, ठीक है ना। ऐसे दो आइस क्यूब आप रखो तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण एक दूसरे में एक जुड़कर एक ही बन जाता है पीस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण होता है ऐसा। तो देखिए अभी तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन सॉलिड सच एज वाटर, मतलब H2 मतलब आइस है ये,
अमोनिया सॉलिड फॉर्म होगा, HF जो भी होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल ये रहे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये 3 टाइप के फोर्सेस के अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। पहला जो बोल रहे हैं हम लोग वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस, दूसरा हमने लिखा है वेरी वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस, तीसरा जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे इसके अंदर। 3 टाइप के फोर्सेस के अंदर मिलते हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक में देख लीजिए, मॉलिकुलर सॉलिड्स आर यूजुअली सॉफ्ट सब्सटेंस है, सॉफ्ट है तो विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, सॉफ्ट है तो ऑब्वियसली उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? -272 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा, ठीक है ना। और एक फिर लास्ट पॉइंट देखेंगे, दीज सॉलिड्स आर पोर कंडक्टर एंड गुड इंसुलेटर। पोर कंडक्टर तो इंसुलेटर ही होगा, उसी में यूज़ होगा। और कुछ आइस लिख दिया, बेंजोइक एसिड लिख दिया। ऐसे तो अंदर सारे एग्जांपल आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके उस टेबल से मैंने ये 2 एग्जांपल ले लिया है। क्लियर है बिल्कुल। तो अब लास्ट जो है अभी क्रिस्टल्स, वो उसका नाम है मेटेलिक क्रिस्टल्स। मेटल्स जैसे आयरन का क्रिस्टल है या सिल्वर का है, गोल्ड का है, सेम आइटम से बने होते हैं ये। तो दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फॉर्म्ड बाय आइटम्स ऑफ सेम मेटेलिक एलिमेंट। जैसे कि आयरन है, आयरन का पीस है तो पूरा आयरन से बना होगा, गोल्ड का पीस है तो गोल्ड से बना होगा, सिल्वर का पीस है तो सिल्वर का बना होगा, ऐसा रहेगा। हेल्ड टुगेदर बाय मेटेलिक बॉन्ड। अब ये मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है वो भी देखेंगे क्या होता है। तो जैसे भी अभी मैं बताता हूँ मेटेलिक, तो आयरन ये मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू अटैच रहेगा, सिल्वर गोल्ड कॉपर एल्यूमिनियम जो भी है उनमें मेटेलिक बॉन्ड होता है, ठीक है। मेटल से मेटेलिक बॉन्ड होता है, आसान है। दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फॉर्म्ड बाय आइटम्स ऑफ सेम मेटेलिक एलिमेंट्स हेल्ड टुगेदर बाय मेटेलिक बॉन्ड। अब ये मेटेलिक बॉन्ड बताता हूँ पहले, फिर बाद में उसके कैरेक्टर्स लेता हूँ, ठीक है ना। कर लीजिए नोट डाउन। ओके, आप समझते हैं मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है। मेटेलिक बॉन्ड देख लीजिए, जैसे अभी किसी भी मेटल का पीस ले लीजिए, उसमें क्या होंगे? एटम्स होंगे। अगर आपने आयन का पीस लिया, आयन मेटल का, तो उसमें आयन के क्या होंगे? मेटल्स होंगे, मतलब एटम्स होंगे। और अगर आपने गोल्ड लिया तो गोल्ड के एटम्स होंगे, सिल्वर लिया तो सिल्वर के एटम्स होंगे, कॉपर लिया तो कॉपर के एटम होंगे। तो एटम में क्या होता है? अभी सेंटर न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होगा और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन घूमेंगे पूरे उसके अराउंड, बराबर, ये मालूम है ना। तो इसमें क्या होता है मेटल्स में? देखिए अभी ये आपका सॉलिड जो मेटल का जो क्रिस्टल है, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से यहाँ डीलोकलाइज होंगे, ऐसे डीलोकलाइज होंगे ऐसे, ठीक है, विद इन द मेटल, विद इन द क्रिस्टल बोलेंगे हम लोग। तो इस एक ऑर्बिटल, एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है इसके अंदर। लेकिन ये आपका पॉजिटिव जगह पे रहता है, स्टेशनरी फेज, इसको हम कर्नेल नाम देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको कर्नेल बोलते हैं। तो आपको लगता है कि रे ऑफ पॉजिटिव चार्ज का है, ये किस में? ये जो पॉजिटिव चार्ज किस में? तो इलेक्ट्रॉन में डूबे हुए ऐसे दिखता है। तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में पूरे पॉजिटिव चार्ज डूबे हुए ऐसा हमको लगता है यहाँ पर, ठीक है। और आपका जो कैटायन और जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम मेटेलिक बॉन्ड बोल देते हैं। अब मैं इसको पढ़ता हूँ। इन अ सॉलिड मेटल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर क्रिस्टल लिविंग बिहाइंड द पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन। देखो ये जब आगे जाएगा तो ये पीछे रह जाएगा, बराबर है कि नहीं। एंड देयरफॉर द मेटेलिक क्रिस्टल्स आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एन रे ऑफ पॉजिटिव आयंस इमर्ज्ड इन सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। किसमें है ये पॉजिटिव चार्ज? ऐसे लगते हैं डूबे हुए इलेक्ट्रॉन्स के सी में डूबे लगता है। इलेक्ट्रॉन्स का पूरा समुद्र है, उसके अंदर ये डूबा हुआ ऐसा लगता है। एंड द अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस बिटवीन कैटायन एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द मेटेलिक बॉन्ड। इन दोनों जो फोर्स होता है ना, इंट्रैक्शन जो होता है इन दोनों बीच में, आपका मोबाइल इलेक्ट्रॉन और कैटायन, इसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड अभी क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। थोड़ा डायग्राम बना दिया समझने के लिए, टेक्स्ट बुक में यहाँ पे नहीं दिया हुआ डायग्राम, ठीक है। कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, आप देखते हैं मेटेलिक क्रिस्टल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेटेलिक क्रिस्टल्स है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, देखते हैं उसके क्या है प्रॉपर्टीज़ है। तो ये प्रॉपर्टी जनरली सभी को हम लोग ने 10th में कहीं ना कहीं पढ़ी हुई प्रॉपर्टी, को इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान है। अब सब जानते हैं मेटल्स आर डक्टाइल, गुड कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको याद होगा ये कि मेलेबल भी है, सब जानते हैं। तो मेटल्स आर मेलेबल, डक्टाइल, गुड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ मालूम है, सब जानते हैं। सोनोरस है, लेकिन उसके इतने ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 3 ही पॉइंट दिए हुए। तो मेटल्स आर मेलेबल होता है। मेलेबल का मतलब लिखा है देखो, दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। अगर हम क्या करेंगे, मेटल को ऐसे हथौड़े से मारेंगे, ऐसे मार के उसके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। दे कैन बी मेलेबल, ठीक है ना, मतलब मेलेबिलिटी बोला जाता है इस प्रॉपर्टी को। पहली प्रॉपर्टी के लिए मेटल्स आर डक्टाइल्स मतलब उसको हम वायर्स में ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे खींचेंगे तो वायर बनना शुरू हो जाएगा ऐसे,
दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो देखो, तो मेटल्स आर डक्टाइल्स दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इसका मीनिंग सब लिखे हुए, कोई घबराने की बात नहीं। फिर मेटल्स हैव गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स आप जानते हैं कोई मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो हीट को भी कंडक्ट करता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे मेटल्स एग्जाम्पल लेके, मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयन, ठीक है, लिथियम, गोल्ड, सिल्वर, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, लिखा नहीं तो लिख देते, ये लो एल्यूमिनियम हो गया। बहुत सारे मेटल, जो मेटल के उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतना वो अच्छा कंडक्टर होता है वो, ठीक है ना। तो अभी आप क्या कीजिए, इतना पॉइंट्स कर लीजिए, यहाँ पर मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। तो अभी आप क्या कीजिए, आपके नोट्स के साथ मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बोला, अभी बोल रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। अभी आप लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आराम से पढ़िए, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ये सिलेबस कवर करना हमारा काम है, हम बराबर कवर करेंगे। बस आपका एक ही काम है कि आप ये जो मेरा जो वीडियो है ये आपके दोस्तों तक फैला दीजिए, इसको सब्सक्राइब करने लगाइए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना, क्योंकि अपना चैनल ऐसा स्प्रेड हो जाना चाहिए पूरे महाराष्ट्र में, ऐसा कुछ कीजिए। मैं आप जितना ज़्यादा ये करेंगे मैं उतना ज़्यादा आप लिए काम अच्छा करूँगा। अभी देखिए मैं इसके लिए CT का अभी देखते होंगे आप लोग, मैं कितना अपलोड करता हूँ उसके लिए। मेरा ये आज का ये 4th लेक्चर दिन भर का, ये मेरा 4th वीडियो बना रहा हूँ मैं आज, मालूम है कि आपको। तो काम आपको भी करो, आप थोड़ा सा वेट कीजिए जरा, CT का थोड़ा सा काम हो गया ना मेरा खत्म, कि बस फिर आप ही पे काम करने वाला पूरा, बहुत काम होगा। फिर मॉर्निंग लेक्चर गिरते जाएंगे आपके फिर फटाफट, ठीक है ना। कोई घबराइए बिल्कुल मत, आपका सिलेबस होगा मतलब होगा आराम से, ठीक है ना। चलिए अब इसको इतना पढ़ लीजिए आज, ठीक है ना, चलिए।